विद्यार्थियों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है केके की हिंदी के हमारे चैनल में। आपका बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट हिंदी के लिए और तमाम विषयों, खास तौर से हिंदी के विषयों के लिए हम बहुत सारे वीडियो हमने बना के रखे हैं। आप जब भी समय मिलता है आइए, वीडियो पूरा सुनिए, देखिए, समझिए और जो भी आपकी राय है कमेंट जरूर कीजिए। हम आधुनिक साहित्य और आधुनिक भारत के निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें हिंदी साहित्य और भारतीय साहित्य की क्या भूमिका है, जिसमें फोर्ट विलियम कॉलेज जो अंग्रेजों ने 10 जुलाई 1800 को कलकत्ता से कोलकाता कहा जाता है वहां स्थापित किया था, और खास तौर से प्राच्य भाषाओं और विद्याओं के अध्ययन के लिए, जो भारत का जो जिसको हम आजकल इंडियन सिस्टम नॉलेज कह रहे हैं ना, मतलब उन सारी चीजों को जानने के लिए, उनका अनुवाद करने के लिए। क्योंकि इस समय तक ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्तान पर अपना राज साम्राज्य कायम कर चुकी थी और उसे यकीन था कि हम लंबे समय तक इस मुल्क में रहना चाहते हैं, हमें शासन करना है। और अगर हमें शासन करना है तो हमें यहाँ के लोगों की मानसिकता को समझना होगा और हमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी होगी ताकि ये लोग हमेशा हम पर विश्वास करते रहे और हमारे खिलाफ विद्रोह न करें, हमें अपना मतलब अपना मालिक ही समझे, अपना माए बाप समझे हमेशा। तो उन सारी मानसिकताओं को समझने के लिए, उन सारी चीजों को समझने के लिए उन्होंने तमाम प्राचीन वेद पुराण, जो हमारा प्राचीन जो साहित्य है या जो माइथोलॉजिकल का जो साहित्य है उसका उन्होंने पूरा अनुवाद करवाया, गीता का अनुवाद करवाया और तमाम साहित्य को और भारतीय चेतना को समझने का प्रयास किया। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसमें गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली ने इसका काम किया था। इस संस्था में क्या क्या था, संस्कृत, अरबी, फारसी, बांग्ला, हिंदी, उर्दू आदि की हजारों पुस्तकों का अनुवाद किया उन्होंने। मैंने कहा ना कि क्यों, कि लंबे समय तक इस्लामी शासन भी था तो अरबी फारसी का जो साहित्य है उसको भी समझना था और हिंदुस्तानी साहित्य को भी समझना था। और उसमें यहाँ के विद्वान, यहाँ के मौलवी जो कि प्राचीन साहित्य के जानकार थे, उनके माध्यम से सारे संस्थान स्थापित करके उन्होंने इन सारी चीजों को इस्टेब्लिश करने का काम किया। और कुछ लोग इस संस्थान के आधार पर ये भी इल्जाम लगाते हैं, आरोप लगाते रहे कि फोर्ट विलियम कॉलेज भारत को बांटने की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा था। ज्ञान के माध्यम से यहाँ की मानसिकताओं में एक विद्वेष पैदा करना, जो सत्ताधारी जो लोग थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनके भीतर एक अविश्वास का भाव प्रकट करने के लिए, पैदा करने के लिए यहाँ से एक तंत्र उन्होंने स्टेब्लिश किया और ये सारी चीजें यहाँ से चलती रही। और जो भी यहाँ ब्रिटिश युवक आते थे उनको भारतीय ज्ञान, मीमांसा, व्याकरण, संस्कृत ज्ञान, धार्मिक, प्रशासनिक करवाने के लिए, क्योंकि उस समय तक तो हिंदुस्तान में इतनी शिक्षा नहीं थी ना, तो यहाँ के प्रशासन को चलाने के लिए ब्रिटेन से ही लोगों को बुलवाते थे लोग, जो कि यहाँ के सारे कामकाज करते थे। तो उनका दूसरा ये भी था कि ये कॉलेज खोल करके यहाँ के लोगों को शिक्षित करके हम सस्ते मजदूर डेवलप कर सकते, सस्ते कर्मचारी में मिल जाएंगे कर्मचारी, ताकि हमारा सारा काम चलता रहे। क्योंकि ब्रिटेन से मंगवाने पर तो जाहिर सी बात है उनको मतलब खर्चा ज्यादा, सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी, आपको तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेगी, तो महंगा पड़ेगा ना। और इस कॉलेज में मैंने कहा ना, हिंदी साहित्य, ब्रज भाषा, संस्कृत साहित्य की उनकी को आगे बढ़ाने का काम भी किया। और हिंदुस्तानी जो भाषा था उसके लिए जॉन बोर्थी गिलक्रिस्ट, जिनको जानते हैं ना, 1759 से 1841 तक में इस सारे कार्यक्रम का निर्देशन वही करते रहे। उर्दू, अरबिक, संस्कृत का भी विद्वान था, उनको ये सारी भाषाएं भी आती थी गिलक्रिस्ट को। और उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, हिंदी, इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी बनाई, हिंदुस्तानी ग्रामर, ओरिएंटल लिंग्विस्ट नामक दो ग्रंथ उन्होंने 1796 और 1798 में प्रकाशित करवाए थे। और चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को समझने का प्रयास किया गया और कुल मिलाकर के फोर्ट विलियम कॉलेज, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए आप देखते हैं उसके बाद ही सारे कॉलेज शुरू होते थे। 1800 में 1857 के आसपास शायद मद्रास कॉलेज शुरू होता है, मुंबई शुरू होता है। ये जो सारे कॉलेज जो इन प्रेसिडेंसियों में जो इनकी बड़ी बड़ी जो रेसिडेंसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, कलकत्ता सबसे पहली थी, उसमें राजधानी भी कलकत्ता ही हुआ करता था। तो सबसे पहले वहां शुरू किया, फिर बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू किया, मुंबई में शुरू किया, है ना। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को करने के लिए फिर गुजरात में तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वहां पे शायद एजुकेशन की आवश्यकता महसूस नहीं की, उन्होंने व्यापार का केंद्र था इसलिए वो। और राजस्थान में
या जो पूरा वो इलाका था वहां पे, तो इनका डायरेक्ट शासन था भी नहीं। तो जो राजपूत शासक थे उन्होंने ही अपने अपने हिसाब से सब कुछ किया, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उन्होंने कहा कि आप हम आपके गुलाम हो जाते हैं और आप हमें हमारा शासन चलाने दीजिए, हम आपको टैक्स देते रहेंगे, ठीक है। और इसलिए देखिए कि जहां जहां ब्रिटिश हुकूमत का सीधा शासन नहीं, वहां पर ईसाइयत का प्रभाव है। ईसाई जो समुदाय उसकी संख्या बिल्कुल भी नहीं है। दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा ईसाई है, या ईसाई जो भारतीय ईसाई जो लोग हैं, जो कि हिंदुस्तानी लोग ईसाई बन गए थे, वो उनकी संख्या है ना भाई, क्योंकि अंग्रेज तो वापस चले गए यहाँ से, तो उसका कारण भी यही है। और कुल मिलाकर के समझेंगे कि ज्ञान के जितने भी आयाम है उसको खोलने में या उनको महत्वपूर्ण बनाने में, और जॉन गिलक्रिस्ट आपको पता है इंग्लैंड के विद्वान, स्कॉटलैंड के विद्वान, या जो मतलब इंग्लैंड स्कॉटलैंड एक ही है वो, है ना। तो उन्होंने इस प्रकार से अपना योगदान दिया। और कुल मिलाकर के ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसको समझिए कि आधुनिक ब्रिटिश जिसको हम कॉलोनियल नॉलेज सिस्टम कहते हैं बार बार ना, कि अंग्रेजी जो शासन की जो परंपरा थी या अंग्रेजी जो ज्ञान की परंपरा है, उसको किस प्रकार से भारत में स्टेब्लिश करना या शुरू करने का एक बहुत बड़ा आधार भी था। और वो कहें कि भारतीय चेतना को अपने अंदर समाहित करना, कि वहां से कुछ ऐसी चीजें ले कि जो मतलब भारतीय समाज या भारतीय जीवन बोध को इंगित करती हो, लेकिन वो काम करेगी उस ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम या उस चेतना के अंदर ही। उसको संचालित करने वाली जो चेतना है वो कौन सी होगी? वो कॉलोनियल चेतना ही होगी, अंग्रेजी, क्योंकि भाई शासन उन्हीं का था ना। और जब शासन जिसका होगा वही जाहिर सी बात है चेतना का निर्माण करेगा, वही सारी चीजें डिसाइड करेगा। तो जिसके पास शासन है, जिसके पास सत्ता है, तो कुल मिलाकर के शासन सत्ता, ज्ञान सत्ता, ये सब कुछ एक साथ कैसे चलती है, कैसे काम करती है, उसका ही उदाहरण है फोर्ट विलियम कॉलेज। और कहीं न कहीं ब्रिटिश शासन को भारत में लिस्टिमेट करने के लिए अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों को भी शिक्षित करने का, ज्ञान देने का काम करता है। और उसी का परिणाम देखिए कि 1857 में जाकर विद्रोह होता है, और बाद में फिर एक भारत में एक मिडिल क्लास तैयार होता है, जो पढ़ा लिखा है, जो समझता है चीजों को। और फिर आप जानते हैं कि फिर उसी के नेतृत्व में भारत की आजादी का मूवमेंट लड़ा गया था। भाई, राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया में बहुत समय लगता है, और उस समय में जितने लोग अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, जितने लोग अपना योगदान देते हैं, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ब्रिटिश जो साम्राज्य जो खड़ा था उसके लिए भी उन्होंने लंबा प्रयास किया था, इसलिए अफ्रीका, एशिया और तमाम जगहों पर उनका साम्राज्य था। तो भारत में तो उसमें इतनी शिक्षा नहीं थी, तमाम चीजें नहीं थी। भले ही हम आर्थिक रूप से कह सकते हैं कि समृद्ध था हिंदुस्तान, लेकिन जो समय की जो चेतना है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं बहुत पीछे था। मुगल साम्राज्य के पास भी वो सारी चीजें नहीं थी, नहीं तो शायद वो भी अपने पतन का शिकार नहीं होता। या हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा थे उनकी भी स्थिति ऐसे ही थी, कि देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है, टेक्नोलॉजी के स्तर पर क्या चल रहा है, शायद उससे वो बेखबर थे, इसीलिए हमेशा हारते रहे। अगर उसे बाखबर होते तो शायद हारते भी नहीं। फिर वो इतिहास की घटनाएं हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन वर्तमान को बदलने का जो जरिया है वो हमें इतिहास सिखाता है हमेशा। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की भूमिका इस तरह से आप समझ सकते हैं। और आज जो हमारी जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है उसके उसमें जो तमाम विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का जो सिस्टम है, कहीं की समझिए कि वो वहीं से आता है ना। और जो आधुनिक शिक्षा की हम बात करते हैं, चाहे वो शिक्षा हमें बेरोजगार बना रही है, नहीं बना रही है, वो सारे सवाल अलग तरह से हम उसको डील कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा व्यवस्था को स्टेब्लिश करने में कहीं ना कहीं उनकी भूमिका है। हमारे यहाँ की जो आश्रम व्यवस्था है या ज्ञान की जो परंपरा व्यवस्था है उसको लेकर की बहुत सारी बातें की जाती रही, लेकिन उस व्यवस्था की क्या कमियां थी, क्या कमियां नहीं है, उस पर अलग से बात की जा सकती है। एक धर्मवीर हमारे एक बड़े इतिहासकार थे, नहीं, धर्मराज, धर्मराज जो हमारे प्रोफेसर आचार्य नंद किशोर आचार्य सर उनका बार बार जिक्र करते हैं धर्मराज के बारे में, और कहते हैं कि यहाँ तो सारी शिक्षा व्यवस्था थी। और उन्होंने बकायदा उस सिस्टम पर बहुत सारी किताबें भी लिखी और उस पर लगातार बातचीत होती रहती है। लेकिन उसकी कमियां क्या रही कि वो सब तक नहीं पहुंच पाई। और आज अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो उन सारी चीजों को लेकर के हम हर वर्ग तक एजुकेशन कैसे पहुंचा सकते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन को कैसे खत्म कर सकते हैं, कास्टिज्म को कैसे कोलैप्स कर सकते हैं, और कैसे इक्वल सोसाइटी का निर्माण करने में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर उन सारी चीजों को हम कर सकते हैं तो शिक्षा व्यवस्था हमारे लिए काम की होगी जरूर। और अगर हम फिर से हम उसी इम्पोजियम में जाएंगे, उसी डोमिनेशन की
एजुकेशन सिस्टम ला करके फिर एक खास वर्ग का उस पर हेजेमनी होगी, उसकी वर्चस्व होगा, तो फिर हम वही समस्या हमारे सामने खड़ी होगी। फिर हम इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, शायद उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इन सारे कॉन्ट्राडिक्शन को भी, इन सारे अंतर विरोधों को भी हमें समझने की आवश्यकता है। जब तक हम इन सारे अंतर विरोधों को नहीं समझेंगे और हम आंख बंद करके किसी भी सत्ता व्यवस्था, किसी भी शासन तंत्र का केवल अनुसरण करते रहेंगे, तो शायद हम कोई समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। ये बात भी हमें समझने की आवश्यकता है और इस पर हमें विचार करने की बार बार आवश्यकता इसलिए ही महसूस होती है। तो सवाल यही है, फिर बार बार आता है कि जो आज की जो हमारी एजुकेशन है वो हमें रोजगार दे रही है कि हमें बेरोजगार कर रही है। और अब तो एआई का जमाना आ चुका है, सब कुछ मशीन कर रही है। आप सिर्फ बोलो कि मुझे एप्लीकेशन लिखना है, एप्लीकेशन लिख के दे देगा वो। आप बोलो कि मुझे एक कहानी लिखनी है, कहानी लिख के दे देगा वो। आप बोलो कि मुझे इस पुस्तक की समीक्षा चाहिए, तो समीक्षा लिख के दे देगा आपको। और एक किसी फ्रांस में या किसी देश में तो एआई एक मतलब न्यूज़पेपर भी पब्लिश करने लग गई है। उसका इस्तेमाल करके एक जो भी संस्थान है वो एक अखबार पूरा प्रकाशित कर रहा है, क्योंकि उसको सिर्फ कमांड देना है, जो कमांड दोगे उसके हिसाब से खबर लेकर के वो खबर बना देगा उसकी। तो ये सारे अंतर विरोध, इनको भी समझने की आवश्यकता है। और 200 साल का इतिहास है करीबन, तो उसमें आप बहुत सारे उतार चढ़ाव देखेंगे आप। आज भले हम कहते हैं कि सब कुछ आसान है, लेकिन जिन लोगों ने सेक्रीफाई किया आजादी के लिए, जिन लोगों ने लड़ा, उन सारी चीजों को जब सब समझेंगे डीप में जाकर के, तो उनकी जो संघर्ष की यात्रा है उसकी महत्ता हमें पता चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और वीडियो पूरा देखिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।